So hello everyone, welcome to Yash Chauhan's class. Today we are going to discuss angular momentum. My name is Yash Chauhan. I am the author of Science in 24 Hours published by the Maharaja Sayajirao University of Baroda. So today, buddy, we are going to discuss angular momentum. In the previous video, we have discussed moment of inertia. अगर moment of inertia का concept clear है, तभी जाकर के angular momentum समझ में आएगा. तो द बेसिक्स ऑफ द एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए हम थोड़ी बातें करते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो इन द लीनियर मोमेंट और लीनियर मोशन वी हैव स्टडीड लीनियर मोमेंटम. सो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लियर करते हैं. तो भाई एक चीज होती है मास, जो हम सबको पता है. इफ दिस मास takes some velocity v vector, so now there is a change in the impact change. मतलब उसका मतलब क्या हो रहा है भाई, क्या बोल रहे हो? तो समझाता हूं क्या मतलब होता है उसका. अगर समझ लो कि ये पेन एक दीवार है और मैं एकदम नजदीक जाकर के उसके टकराऊं तो मुझे कम चोट लगेगी. with by the body of my mass of the body. If I run with 40 kilometers per hour and I collide with the wall, तो क्या होगा? मुझे कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट लगेगा. तो दिस इम्पैक्ट इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम p vector mass into velocity that we have learned in your class 11th. इसको अच्छे से हमने समझा है, परखा है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है. तो ये जो चीज है, अब नाउ वी आर लर्निंग नॉट लीनियर मोशन. अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन. तो रोटेशनल मोशन में चीजें एंगुलर हो जाती हैं. जैसे कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट आपका बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नॉर्मल वेलोसिटी यहाँ आके बन जाती है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी. फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ पर आकर बन जाता है आपका अल्फा एक्सेलरेशन. ये सब कुछ हमने देखा और इसके रिलेशंस भी देखे. एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर अल्फा. जैसे वहां पे फोर्स पड़ा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे टॉर्क. जैसे वहां पे मास था, वैसे यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो सब चीजें यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे और इसके थोड़े बहुत सम वगैरह भी हम सॉल्व करेंगे. तो इन दिस वीडियो, स्टार्टिंग फ्रॉम दी एंगुलर मोमेंटम, हमने थोड़ा लीनियर मोशन का एनालॉजी समझ लिया कि भाई लीनियर मोशन में जो मोमेंटम पढ़ के आए थे वही मोमेंटम ये है, पर एंगुलर. जैसे कि यहाँ पर एंगुलर और लीनियर की एनालॉजी हम समझ रहे हैं, वैसे वहां पर जो मोमेंटम p वेक्टर था वहां पर वही बन के आ जाएगा l वेक्टर. तो इसको अच्छे से समझते हैं. तो बेसिक्स एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए बेसिक क्या है? तो कि भाई आपको एंगुलर मोशन की चीजें जैसे कि थीटा, ओमेगा, अल्फा, टाउ, आई, ये सब का आपको बेसिक आइडिया होना जरूरी है. देन एंड ओनली देन आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे. एक्चुअली याद रखने से इम्पोर्टेंट है उसको समझना. तो वी आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स. तो इसको समझिए, इसको फील करिए, तभी जाकर के आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. और कंसेप्ट क्लियर होना ही नीट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बेसिक एंगुलर मोशन आपको पता होना चाहिए, यहाँ तक का टॉर्क तक का सीन. फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपको इस वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि मैं क्या बोल रहा हूं और क्या समझाना चाहता हूं. तो वही मोमेंटम का बेसिक मीनिंग हमने समझ लिया लीनियर मोशन से. अब जाके समझते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एंगुलर मोशन मोमेंटम का. तो एंगुलर मोमेंटम को बोल सकते हैं हम मोमेंटम, मोमेंट ऑफ द मोमेंटम. मतलब कि बेसिक रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ द मोमेंटम. जस्ट लाइक टॉर्क में हमने समझा था मोमेंट ऑफ द फोर्स, सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं बाय द स्टेटमेंट मोमेंट ऑफ मोमेंटम.
ठीक है, यहां तक आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो वी आर कंपेयरिंग दिस विद द टॉर्क। अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क को बोलते थे हम मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता था टॉर्क का आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। हियर we have described or defined our angular momentum as moment of momentum, then we will write r vector cross p vector, just like we are settling the analogy with torque's definition moment of force. Then we are same applying this concept to moment of momentum, which becomes r vector cross p vector. अब p वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो हम सबको पता है, अभी हमने डिस्कस किया, मास इनटू वेलोसिटी। तो r वेक्टर क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी, और जो एंगुलर मोमेंटम है उसको डिनोशन के लिए जो साइन है विच इज l वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये भी आपको यहीं पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मेरी बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मैं धीरे से जाके दीवार में टकराऊं या जोर से जाके दीवार में टकराऊं, चेंज तो स्पीड में हो रहा है, मेरे बॉडी की मास में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है। तो मास इज द कांस्टेंट क्वांटिटी हियर। तो मास कॉमन मास को हम साइड में ले सकते हैं, और आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर को हम अंदर लिख सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब इसको अच्छे से समझते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। तो भाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस का अगेन मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड विल बी द यूनिट फॉर दिस पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी। अब और एक दो चीजें हैं जो हमें समझनी है कि भाई मोशन होता है वो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग होता है। रोटेशनल मोशन जो होता है वो पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट टू ही हम पढ़ते हैं। तो एक्सिस के रिस्पेक्ट टू अगर एक पार्टिकल है, थोड़ा और फील लेते हैं कि ये एंगुलर मोमेंटम है क्या। मैंने उसका फॉर्मूला समझा दिया, उसका स्टेटमेंट समझा दिया, पर उसको प्रॉपर एक रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर के समझते हैं। इफ वी हैव अ बॉल ऑफ मास m which is moving with the velocity v vector, तो इसका मोमेंटम हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। तो फॉर्मूला फॉर एल वेक्टर हम सबको पता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, इन हम सबको पता है। फिर आर वेक्टर क्रॉस मास इनटू वेलोसिटी होता है। फिर हमने बोला मास को साइड पे निकाल लो, आर क्रॉस वी हो जाएगा। फिर अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मॉड निकालेंगे तो साइन थीटा लगेगा। तो साइन थीटा लग चुका यहाँ पर। अब हम इसको आगे कैसे समझेंगे, क्या कर सकते हैं इसके साथ, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। तो एम आर वी साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके पास वापस आ जाते हैं, कहाँ थे हम, वहीं वापस आ जाते हैं। एम आर वी साइन थीटा ये हमारा कंसेप्ट था। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है, हम इसको अगर रीअरेंज करें, अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो एम वी आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, आप सबको परफेक्टली क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस आर वेक्टर को एक्सटेंड किया है। आर वेक्टर इज बेसिकली जो पार्टिकल मूविंग कर रहा है उसकी एक्सिस ऐसे है, परपेंडिकुलर होती है एक्सिस ऑलवेज, उसके अंदर से पास होकर के निकलती है एक्सिस। तो क्रॉस बना दिया, इधर क्रॉस बना दिया क्योंकि उसके अंदर से पास होकर के निकलती है। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस इन और डॉट जो है वो आउटवर्ड्स डायरेक्शन दिखाता है। तो डायरेक्शन क्या होगी एल वेक्टर की, वो भी हमको पता चल जाएगी। अब आर वेक्टर को मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है इधर। तो बाय दिस फॉर्मूला एम इज इक्वल टू आर क्रॉस वी। अगर आर क्रॉस वी करवाएंगे, आर क्रॉस वी करवाएंगे, आर क्रॉस वी करवाएंगे, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमको मिलेंगी विच विल बी आउटवर्ड्स दी प्लेन। प्लेन से बाहर आती हुई डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। ये क्लियर है ये बात। फिर अगर ये आर का थीटा है तो ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा, ये बन जाएगा आपका आर साइन थीटा।
तो मैथमेटिकली अगर क्रॉस निकालोगे तो साइन थीटा लगेगा, और डायग्राम से भी अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका आर साइन थीटा हो रहा है, वही आपका यूज्ड कंपोनेंट है टू मेक द एंगुलर मोमेंटम वर्कआउट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम वर्कआउट करने के लिए जो चीज बन रही है वो हमारे पास आ चुकी। अब यहाँ से r sin थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो एम वी आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और सबसे ज्यादा यूज्ड जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एंगुलर मोमेंटम का। इसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं एम आर वी परपेंडिकुलर, तो ये भी एक फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला। वो कैसे वर्क करता है तो वो समझा देता हूं कि यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालूं, थीटा के अलोंग आपका वी कॉस थीटा और थीटा के सामने वाला आपका वी साइन थीटा, विच विल बी परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस। अलग अलग प्लेन से अगर लाइन अगर हम ड्रॉप करवाते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर लॉजिक से हमने बनाया एम आर वी परपेंडिकुलर। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड, वेल डिफाइंड फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, बट ये कम यूज होता है विथ रिस्पेक्ट टू एम वी आर परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो एल वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस परपेंडिकुलर टू आर क्रॉस पी। ये तो बेसिक नॉलेज है जो हमने वेक्टर अलजेब्रा में सीखा हुआ है कि अगर ए क्रॉस बी करवाते हो, अगर ए क्रॉस बी करवाते हो, ए क्रॉस बी अगर करवाते हो तो उसका जो सी वेक्टर जो आंसर है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक्स वाई प्लेन से तीसरे ही प्लेन में वो निकलेगा, वो हमको पता है। तो आर क्रॉस पी का जो डायरेक्शन, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू द प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो यहाँ तक भी अपने को कोई डाउट नहीं, सब कुछ समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सिस के ऊपर आर का साइन थीटा ले लिया, फिर एक्सिस के ऊपर वी साइन थीटा को ड्रॉप करवा दिया, तो दोनों की वजह से हमें मिलने वाली मोमेंटम को अच्छे से समझने में प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ। इनसाइड कहाँ से होगी, आउटसाइड कहाँ से होगी, सब कुछ अपने को अच्छे से पता चल गया। आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी इधर भी डायरेक्शन वही निकल के आ रहा है बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। सिंपल, यहाँ तक कोई शक नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल चीज। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ द मोमेंटम, लाइक अ टॉर्क। टॉर्क को हम बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो आर क्रॉस एस एफ उसका फॉर्मूला होता था। मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ मोमेंटम, तो आर क्रॉस पी वेक्टर विच इज योर मोमेंटम। उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया कि व्हाट इज मोमेंटम। फिर उसको अच्छे से वेक्टोरियली हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया इस फॉर्मूला को, और उसकी डायरेक्शन वगैरह का डिस्कशन कर लिया, यूनिट वगैरह का डिस्कशन कर लिया। अब थोड़े बहुत सम करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीजें क्या हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एट योर स्क्रीन। द पार्टिकल ऑफ मास m is moving with constant velocity, particle of mass m is moving with a constant velocity v vector, is parallel to the x-axis, parallel to the x-axis. So its angular momentum about the origin, origin यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं, about the origin, इसका angular momentum क्या होगा, इसका अगर हमें definition, इसका फॉर्मूला प्रूव करना है तो क्या करेंगे। तो L का फॉर्मूला होता है एम वी आर साइन थीटा फॉर द गिवन पॉइंट। यहाँ से ओरिजिन से अगर मैं कोई आर बना दूं, आर बना दूं, तो एल का जो मॉड होगा वो एम वी आर साइन थीटा होगा। वो पिछली इस पर्टिकुलर थियरी के एक्सप्लेनेशन से हमने समझ लिया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा तो साइन थीटा लगेगा। सिंपल चीज, वेक्टर अलजेब्रा में इतना तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखा हुआ है, तो वही हमने अप्लाई किया है, नया कुछ भी किया नहीं है। अब क्या होगा कि भाई बाई थोड़े समय बाद जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा विथ मास एम एंड वी वेलोसिटी, तो उसका आर डैश चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन चेंज होकर के आर डैश हो जाएगा। थोड़ी और देर बाद क्या है वो यहाँ होगा, थोड़ी और देर बाद कहीं और होगा। तो सिचुएशन क्या हो रही है, अगर इसको एक्सटेंड करो तो ये एंगल, इसको एक्सटेंड करो तो ये भी एक एंगल। तो भाई चेंज हो रहा है आर, आर डैश, एंगल, एंगल का डैश, ये सब चीजें चेंज हो रही है। पूछा क्या है कि भैया पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी टू द एक्स एक्सिस अलोंग इट्स एंगुलर मोमेंट,
उसकी एंगुलर मोमेंटम निकालो अलोंग द एक्स एक्सिस, अबाउट द ओरिजिन निकालनी है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो क्या उसकी एंगुलर मोमेंटम जीरो होगी, कांस्टेंट होगी, इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी? ये चार तरीके के ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चीज़ें क्या हो रही हैं। तो भाई हमने देखा कि भाई हमने आर का डिस्टेंस ड्रॉप करवाया ओरिजिन से, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, एंगल भी चेंज हो रहा है। तो अब क्या करवाएंगे? तो अब एक ऑप्शन है हमारे पास कि अगर हम यहाँ से उसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाएं, ये जो एंगल है वो इंटरनल एंगल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आर साइन थीटा। ये आर डैश के साथ एंगल, इंटरनल एंगल आर डैश थीटा डैश जो यहाँ से यहाँ वापस से मूव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका आर डैश साइन थीटा डैश। ऐसे ही आगे बहुत सारे आर साइन थीटा बनते जाएंगे, आर डबल डैश साइन थीटा डबल डैश। अब नॉमिनली हमको पता है कि भाई आर इज चेंजिंग, थीटा इज चेंजिंग, बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करवाया एक्सिस के ऊपर, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, बिकॉज एक्सिस के पैरेलल पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ओरिजिन से भले ही डिस्टेंस चेंज होता जाए, एंगल भले ही चेंज होता जाए, बट अगर वो पैरेलल ही जा रहा है तो उससे ड्रॉप करवाया हुआ परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी द सेम कंटिन्यूअसली, जहां तक वो जाएगा वहां तक जो ये आर साइन थीटा है, आर डैश साइन थीटा है, वो हमेशा ही सेम होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्स एक्सिस विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट हो गया आर साइन थीटा, मास कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, अगर किसी चीज को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी बताना है तो वो जिस पे डिपेंड करता है उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या उसमें से कोई एक जीरो हो रहा है नहीं हो रहा है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आर को साइन थीटा इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज गिवन एज अ कांस्टेंट, मास इज गिवन एज द कांस्टेंट, तो होल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन कांस्टेंट जाएगी भाई। कोई डाउट इस पर्टिकुलर सम में? अगर ये सम समझ में आ गया तो एंगुलर मोमेंटम का पूरा फंडा मगज में बैठ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, समझ में आ ही गया होगा। एक और सम देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर कि भाई ये जो एंगुलर मोमेंटम है उसका एक पूछा गया सम है, वो हम सॉल्व करते हैं कि भाई बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v वेक्टर। अब प्रोजेक्टेड यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन नाम की चीज आएगी। अब थोड़ी मस्ती, ये शायद जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे यूज किया गया है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किसका क्वेश्चन है, लेकिन मोस्टली जेडब्ल्यू का ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर तुम ये सब सॉल्व करोगे तो मैथमेटिकली तुम्हारा फंडा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर जेई की मैथमेटिक्स आपको आती है तो नीट की मैथमेटिक्स आपको हलवा लगेगी। इसलिए इस सम को भी सॉल्व कर ही लेते हैं, अभी लिख लिया है तो। अब बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो जो दिख रहा है उसको अपन समझते हैं, डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है, उससे उसको प्रोजेक्ट करा दिया, प्रोजेक्ट करा दिया, प्रोजेक्ट करा दिया एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री से उसकी वेलोसिटी को भेजा 45 डिग्री। डायग्राम इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, 45 डिग्री मान लो चलेगा। तो v वेक्टर लेकर के चला 45 डिग्री का विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। फाइंड द मोमेंटम वेक्टर ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन व्हेन द बॉल इज एट द इट्स मैक्सिमम हाइट। इसकी जब मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा तब इसकी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कहीं पे होती है, और वहां से अगर हम इसका पाथ देखें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ जा रहा है, फाइंड करना है यहाँ पे। तो द वेलोसिटी वेक्टर हियर विल बी, क्या हो जाएगा वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट निकालें तो दिस विल बी योर v cos थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर आपका होगा v sin थीटा। सेम टू सेम ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे v sin और v cos
v cos थीटा जो है वो आपका प्रोजेक्टाइल बनाने में काम कर रहा है। सेम एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, तो v cos 45 लगा कर देखें तो 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो v अपॉन √2 विल बी योर वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, मतलब कि जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वहां पर आपका जो एच हो गया एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला अगर याद करें प्रोजेक्टाइल मोशन में से, तो आई थिंक वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g करके उसका फॉर्मूला होता है। तो साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2g, दैट मीन्स योर मैक्सिमम हाइट इज वी स्क्वायर अपॉन 4g। ये अपने को हाइट मिल गई, मैक्सिमम हाइट मिल गई। now we have to apply the formula for mvr परपेंडिकुलर। m पता है, वेलोसिटी अभी अभी फाइंड करी हमने v/√2, r परपेंडिकुलर विच इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज योर r परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द हॉरिजॉन्टल फील्ड, वही तुम्हारा h max बन रहा है। तो r परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द h max, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ h max हियर। तो mv/√2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन 4g, तो फाइनल आंसर आपका बन जाएगा mv³ अपॉन 4√2g। दिस विल बी द फाइनल एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द मैक्सिमम हाइट, एट द मैक्सिमम हाइट। तो इसका फॉर्मूला समझ लिया हमने अच्छे से, मोमेंटम का 2-3 सम कर लिए, ये तो बहुत ही अच्छा वाला सम है। जेई का है, कौन से साल का है वो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जेई का है, इतना याद है हमको। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि द बॉल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v वेक्टर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पे उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में डाल दिया, तो प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल वो l उसका पूछा है, l पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, l बताओ ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसका डिस्टेंस r हो जाएगा, पर वो अपने को नहीं चाहिए, अपने को निकाल लेना है उसका आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, आर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वही आपका एच मैक्स भी हो जाएगा। प्रोजेक्शन लिखा हुआ है कि व्हेन द बॉल इट्स एट इट्स मैक्सिमम हाइट, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में से आपका एप्लीकेशन हुआ यहाँ पर एच मैक्स का, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से वो मिल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा में साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, तो उसको रखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर अपॉन 4g विल बी योर मैक्सिमम हाइट। अब इसको एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला में ले जाओ, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो मास तो कांस्टेंट, तो मास का मास रख दिया। वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट विल बी v cos थीटा, तो v cos 45 इज v/√2, वो भी लिख लिया। h max यहाँ पे फाइंड कर रखा हुआ है, तो उसको उठाकर भी अंदर पुट कर देंगे तो आंसर आएगा mv³ अपॉन 4√2g। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के इतने अच्छे अच्छे फंडा देख लिया, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देख लिया, उसको कंपेयर कर लिया अच्छे से, उसका यूनिट वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। तो केसेस आते हैं, दो तरीके के केसेस, जो ये केसेस हैं उनके ऊपर से 2014 और 2012 में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो उस केसेस को जरा देख लेते हैं कि व्हाट आर दिस केसेस इज ऑल अबाउट। तो केसेस ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल, कि जब ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करता है तब जाके उसका एंगुलर मोमेंटम अगर निकालने को बोला है तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कांस्टेंट होगा कि नॉट डिफाइंड होगा कि क्या होगा, वो पर्टिकुलर चीज अपने को समझनी है। तो सर्कुलर पाथ है, तो सर्कुलर पाथ का ड्रॉ कर दो सबसे पहले। व्हाट इज सर्कुलर पाथ बना दिया हमने, ओरिजिन का ओरिजिन बना दिया हमने। now a mass m is moving with a velocity, मूविंग है तो मूविंग हो, ये उसका वेलोसिटी हो जाएगा, टेंजेंटियल वेलोसिटी। ओके, m mass v velocity, m mass v velocity, m mass v velocity, m mass and v velocity। अब
एल निकालना है एट द ओरिजिन ऑफ द सर्कल, ओरिजिन ऑफ द सर्कल। तो मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर, यहाँ से आर परपेंडिकुलर बनाओ भाई, तो आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, रेडियस। तो एम वी आर, यहाँ से बनाओ तो भी रेडियस, यहाँ से बनाओ तो भी रेडियस, यहाँ से बनाओ तो भी रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमको मिल गया फॉर द ओरिजिन व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग और ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, तब जाके उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो ओरिजिन पे कितना होगा। तो एम वी आर परपेंडिकुलर, एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सरफेस ऑफ द सर्कल विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो भी हमने रख दिया। बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन की चिंता भी करनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑल द पॉइंट्स पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगी जब तक हमें डायरेक्शन पता नहीं चलती। तो क्या उसकी डायरेक्शन वेरिएबल है, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने दिखाया हुआ है कि आर वेक्टर, आर वेक्टर, ये तुम्हारा आर वेक्टर को मैंने एक्सटेंड किया, आर वेक्टर से वी वेक्टर, आर वेक्टर से वी वेक्टर, फॉर्मूला क्या था, एल वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो आर वेक्टर से वी वेक्टर पे कर्ल करो बाहर आने की डायरेक्शन में, आर वेक्टर वी वेक्टर बाहर आने की डायरेक्शन में, मतलब तुम्हारी जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम विच बी आउटवर्ड्स दी प्लेन। सेम केस इसके लिए, इसको एक्सटेंड करवाओ, आर क्रॉस वी, फिर से डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसको एक्सटेंड कराओ, आर क्रॉस वी, फिर से डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसको एक्सटेंड कराओ, आर क्रॉस वी, फिर से डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो फॉर ऑल दी पॉइंट्स ऑन द सर्कल व्हेन मास इज मूविंग इन द सर्कुलर थिंग, जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पे मोशन कर रहा है, एज अ सर्कल पे मोशन कर रहा है, देन this value of the angular momentum will be constant and direction of the angular momentum will also be constant। तो वैल्यू भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट when the particle of mass m is moving in a circle, then we can say that the angular momentum of that particle at every point of the circle will be constant and only constant। ओके, नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर। इसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है किसी भी सर्कल के इर्द गिर्द अगर एक मास दिया हुआ है, मास का वैल्यू सेम है और वो किसी भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेटिंग, कुछ भी हो, पर आपका वैल्यू आएगा कांस्टेंट एंड ओनली कांस्टेंट। एंड दिस अनदर केस इज हियर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, सर्कुलर के अराउंड ही, सर्कल के अराउंड ही मोशन कर रहा है। ये रहा तुम्हारा पार्टिकल विच इज मूविंग अलोंग द सर्कल, ये उसकी वेलोसिटी हो गई, टेंजेंटेनियल, टेंजेंटेनियल वेलोसिटी, टेंजेंटेनियल वेलोसिटी। बट अब पूछा है एंगुलर मोमेंटम ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पी पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम on the axis passing through center of mass, एंगुलर मोमेंटम पूछी है ऑन द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर जिस एक्सिस पास हो रही है उसके ऊपर एक पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट से डायरेक्ट डिस्टेंस अगर मैं लूं हमारे मास का, तो विच विल बी आर। अब ये चीज समझने की आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बीच में से आपका जो एक्सिस जा रहा है, तो यहाँ से सर्कल का जो डिस्टेंस मैं लूंगा पॉइंट पी से, हमारे मास का जो डिस्टेंस मैं लूंगा, विच कैन बी परपेंडिकुलर। कैसे, तो कि भाई वो दोनों अलग 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 वहां से है, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग प्लेन से है। आप एमपी का प्लेन देखिए वो अलग है और वी वेक्टर का प्लेन अलग है, तो दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन आराम से बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं भाई।
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक प्लेन दूसरे प्लेन के साथ बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपका क्रॉस प्लेन हो गया एमपी का, ये आपका वी वेक्टर जा रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से 90 डिग्री बन सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट पी इज गिवन बाय एम वी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट द आर, तो एम वी आर। अब इस पर्टिकुलर केस में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है। पीछे वाले सम में अगर आप देखोगे, पीछे वाले केस में, तो हमने एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट घोषित कर दिया। क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एंड द वैल्यू ऑफ द एंगुलर मोमेंटम बोथ आर द सेम थिंग्स, दोनों सेम आ रही हैं, इसलिए उसको हम कांस्टेंट घोषित कर सकते हैं। तो सेम फंडा यहाँ पर भी, अगर हर एक पॉइंट के ऊपर मैं ढूंढूं तो इस पॉइंट के ऊपर भी आर परपेंडिकुलर जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर भी आर परपेंडिकुलर जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर भी आर परपेंडिकुलर ही जाएगा। तो देन एवरी टाइम मोमेंटम का जो नंबर है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 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 है, that will be constant every time, but we cannot tell angular momentum is constant unless and until we find the direction of the angular momentum as a constant। तो direction of angular momentum find करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन फिर से मैं बोल देता हूँ, m इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो हमने देखा है कि जिन दोनों क्वांटिटी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है उसका जो आंसर होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका हो गया एमपी लाइन, ये हो गई उसका वेक्टर, ये हो गई उसकी वी वेलोसिटी। तो इन इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन बना इसके परपेंडिकुलर होगा इसका एंगुलर मोमेंटम। इसकी डायरेक्शन जो होगा वो, ये आपका वेलोसिटी जा रहा है ब्लैक मार्कर, ये जो मेरा पाम है वो आपका एमपी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी टेंजेंट, और उसके परपेंडिकुलर आपका क्रॉस प्रोडक्ट जाएगा जो उसका डायरेक्शन हो जाएगा एल वेक्टर का। तो यहाँ से उसका डायरेक्शन हो गया एल वेक्टर का आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स। इसके बारे में देखते हैं। तो सेम कंडीशन आर क्रॉस पी, तो इसका उस तरफ होगा, इसका आर क्रॉस पी कराओ इस तरफ जाएगा, इसका आर क्रॉस वी कराओ इस तरफ जाएगा। मतलब कि एक फूल जैसा बनता हुआ दिख रहा है कि भाई ऐसे तुम्हारी रिंग है और हर तरफ से ऐसे तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम निकलता जाएगा। तो what we can say about the direction of angular momentum at the every point of the circle, it is not constant, which means it is variable। तो what will be the answer in this particular case? अगर ऐसा डायग्राम बन रहा हो सर्कुलर मोशन में, अगर कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो और एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास पे कोई पॉइंट दे के तो मैं उसका एंगुलर मोमेंटम पूछा हो तो वो कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल आएगा। तो वी कैन से उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर पूछा है तो विच इज कांस्टेंट, उसके डायरेक्शन के बारे में पूछा है तो विच इज वेरिएबल। अगर ओवरऑल पूछा है देन वी कैन से वेरिएबल ओनली, वेरिएबल ओनली, ठीक है, वेरिएबल ही होगा। ओके ओके ठीक है। तो अच्छे से हम अच्छा कुछ कवर कर चुके हैं अभी तक। तो एंगुलर मोमेंटम का फंडा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ तक एंगुलर मोमेंटम का। अब जो एंगुलर मोमेंटम हमको पढ़ना है वो एंगुलर मोमेंटम है प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का, कि व्हेन कोई चीज प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है उसका अगर एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, प्योरली रोटेटिंग बॉडी, प्योरली रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी अ प्योरली रोटेटिंग बॉडी which is rotating around an axis which is passing through your x बनाया हुआ है, उसके अंदर से बुक के अंदर प्लेन के अंदर घुसते हुई आपकी एक्सिस है, उसके इवॉल्व इसके आसपास वो रिवॉल्व कर रहा है। ओके तो पार्टिकल्स उसके अंदर बहुत सारे होंगे। अब इस रोटेटिंग बॉडी का अगर मुझे निकालना है एंगुलर मोमेंटम, अब फॉर एनी बॉडी, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे तब मैंने आपको सर्कुलर मोशन की और रोटेशनल मोशन की कुछ क्वांटिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था उस वीडियो में।
ओमेगा का बारे में मैंने बोला था कि ओमेगा फॉर एनी रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑन एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी। किसी भी पॉइंट के ऊपर ओमेगा निकालो वो कांस्टेंट ही होगा। क्या बदलेगा? तो कि भाई v बदलेगा बिकॉज r चेंज होगा। जितना दूर जाते जाओगे ओरिजिन से, जितना दूर जाते जाओगे उतनी ज्यादा टेंजेंटियल वेलोसिटी पाते जाओगे। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो फॉर एनी रोटेटिंग रिजिड बॉडी ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट। तो अब निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो इधर आर वेक्टर क्रॉस पी मास विद वेलोसिटी, ये मूव कर रहा है उस तरफ, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा m1v1 r1, ये L1 का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो, और डायरेक्शन उसका क्या दिख रहा है, आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी, आउट क्रॉस वी बाहर की तरफ। अगर आर इस तरफ है, वी इस तरफ है, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है विच विल बी आउटवर्ड्स, मतलब कि उसके बाहर के प्लेन में, बाहर के प्लेन में विच मीन्स आउटवर्ड्स, तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा आउटवर्ड्स। यहाँ तक कोई डाउट कि डायरेक्शन मैंने क्यों आउटवर्ड लिया? फिर किसी भी दूसरे L2 पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये उसका R, ये उसका V, R क्रॉस V आउटवर्ड्स। तो M2V2R2 इज अगेन आउटवर्ड्स। L3 को बोलेंगे किसी भी 3 पॉइंट का, किसी भी अनदर पॉइंट का, तो क्या भाई M3V3R3 वो भी आउटवर्ड्स होगा। अब ये सारे पार्टिकल्स के L1 L2 मिल गए, बट व्हाट इज डिफरेंस कि किसी भी रोटेटिंग बॉडी में क्या कांस्टेंट होता है और क्या कांस्टेंट नहीं होता है। वो अभी मैंने बताया कि भाई किसी भी रोटेटिंग बॉडी में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंटियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज वेरिएबल। इसलिए मैंने हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग लिखा। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है वो कितने डिस्टेंस पे हमने लिया है। थोड़ा दूर लेंगे तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट से बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? छोटा एक रस्सी से छोटा पत्थर बांध के घुमाएंगे कोई बात नहीं, वही छोटे पत्थर को लंबी रस्सी से बांधा और वेलोसिटी बढ़ गई, और लंबी रस्सी और वेलोसिटी बढ़ गई। तो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि जितनी आपकी डिस्टेंस बढ़ेगा उतना आपका टेंजेंटियल वेलोसिटी इंक्रीज होता ही जाएगा, बट एट एवरी पॉइंट ओमेगा विल बी कांस्टेंट। ओके, तो ओमेगा कांस्टेंट होता है पर वी चेंज हो रहा है। ओके, तो वी चेंज हो रहा है, तो अब इसमें कांस्टेंट है आपका ओमेगा। तो v का फॉर्मूला अगर मुझे याद करूं तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो v1 r1 ओमेगा, v2 का बनाऊं तो r2 ओमेगा, v3 का बनाऊं तो r3 ओमेगा, ऐसे ही अप टू n का बनाऊं तो rn ओमेगा। तो to find the total angular momentum we will simply add the total angular individual angular momentums। तो m1 v1 r1, m2 v2 r2 अप टू जाता रहेगा। यहाँ से m1 r1 v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट कर देंगे तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, अप टू जाता रहेगा। अब एम आर स्क्वायर को तो कहीं पे देखा हुआ है, एम आर स्क्वायर को तो कहीं पे देखा हुआ है। मैंने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखेला लगता है, इसको कहीं देखेला लगता है। तो भाई कहाँ देखेला लगता है? तो वो मैंने बात करी थी कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता है तभी जाके एंगुलर मोमेंटम के सारे टॉपिक्स या सारे फंडा क्लियर अच्छे से हो पाएंगे, वरना डाउट रह जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम के इस फंडा में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देख लिया। तो भाई ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, अप टू चलता रहेगा। ये सारी एंगुलर आपकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी हर एक पार्टिकल की वो इकट्ठा हो जाएगी और टोटल एंगुलर मोमेंटम आई बना देगी। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बात करी थी उसके पास आते हैं कि भाई लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, देन एंगुलर मोमेंटम इज एल इज इक्वल टू, हमने अभी अभी क्या प्रूव करके ले आए, आई ओमेगा। ओके, तो उसको लिखते हैं
आई ओमेगा। अच्छा कॉल बैक मारा भैया। तो देखो क्या किया, इधर हमने फिर से कंपेयर किया कि भाई मोमेंट जो थी वो एंगुलर मोमेंटम बनी, मास जो था वो हमारा रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, लीनियर मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी थी इधर आकर वो एंगुलर वेलोसिटी थी, मतलब कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज द प्रूफ। अगेन वो रिजेंबल कर जाता है, अगेन एनालॉजी बिठा देता है हमारी लीनियर मोशन के साथ, कि अगर लीनियर मोशन अच्छे से आता है तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि रोटेशनल थोड़ा बहुत ट्रिकी है, पर रोटेशनल अगर आता है तो तुम लीनियर को आसानी से रिवाइज कर सकते हो, साथ साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, कोई इश्यू भी नहीं आएगा। तो इसके बाद अगर कोई एक थियरी और लेनी है तो हम एक सम ले लेते हैं इस पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योरली रोटेटिंग बॉडी का। इसको समझने से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था कब का। तो वी हैव अ बॉडी मास m and m, two same mass separated by distance L is rotating over the axis of center of mass with angular velocity ओमेगा। ठीक है, तो इसकी जो मोमेंटम होगी, रोटेशन हो रहा है तो इसकी मोमेंटम उस तरफ, इसकी मोमेंटम इस तरफ, तो ही वो गोल गोल घूमेगा। गोल गोल घूमने के लिए इसकी वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए, इसकी इस तरफ होनी चाहिए, तो ही वो गोल गोल घूमेगा। तो वेलोसिटी बना दी हमने, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बना दी। पूछा क्या है, एल वेक्टर बताओ, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन। तो इसकी दो मेथड्स हैं, अभी अभी जो हमने मेथड ढूंढी वो क्या थी, एल वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ओमेगा तो हमको पता नहीं है, पर किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो m1r1 स्क्वायर, ओरिजिन से हमारी एक्सिस से उसका डिस्टेंस निकालना है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। अब इसके बाद m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द मास, l/2। तो ml² अपॉन 4 प्लस ml² अपॉन 4 ओमेगा। तो आंसर आपका आया ml² अपॉन 2 ओमेगा। So this is your angular momentum for the given system, given rotating system by this formula L is equal to I ओमेगा। आसानी से आ गया, पर इसको अगर चेक करना है तो सेकंड मेथड क्या होगी, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम फाइंड करो पार्टिकल 1 का, एम वी आर परपेंडिकुलर। तो m इंटू वी, आर परपेंडिकुलर इज दिस, ओरिजिन से मतलब कि सेंटर से उसका डिस्टेंस, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, डायरेक्शन उसका आएगा अपवर्ड, l/2 डायरेक्शन आ गया अपवर्ड। वी की जगह लिख सकते हैं आर ओमेगा, वी की जगह लिख सकते हैं आर ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, l/2, इधर पुट कर दो l/2 तो आ गया l²/4 ओमेगा। सिमिलरली पिछली बाजू का अगर L2 ढूंढे तो वो भी सेम आएगा, ml²/4 ओमेगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम L1 प्लस L2 करेंगे तो ml²/4 ओमेगा, ml²/4 ओमेगा। तो 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 ml² ओमेगा, 1/2 ml² ओमेगा। ऊपर से उसका आंसर मैच करके देखो दोनों मेथड से। ये हमारी पहली मेथड थी जिसमें हमने बोला कि भाई एंगुलर मोमेंटम अलग अलग निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, टोटल सिस्टम का मिल जाएगा। वही मेथड लगाई तो उससे भी आंसर आ गया, और जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया L इज इक्वल टू आई ओमेगा, उससे भी इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद आगे और थोड़े बहुत सम है, समय की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने की तैयारी कर रहा हूँ। और थैंक यू गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।